नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भाजपा ने तीनों उपचुनावों पे पूर्व आज़ाद विधायक को टिकट दे दिया है। उससे पार्टी के अंदर फिर से बगावत कह लें और भीतरघात की आशंका फिर से पैदा हो गई है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों के जो नेता थे, टिकट के दावेदार थे पिछली बार जिन्होंने चुनाव लड़ा था, वो भी मुखर हो गए हैं हाईकमान के इस फैसले को लेकर। वहीं भाजपा ने फिर से पिच तैयार कर दी है कि कार्यकर्ता अभी पिछले 6 उपचुनाव हुए हैं जिनमें से 4 उपचुनावों में भाजपा का कार्यकर्ता कहीं न कहीं पार्टी के खिलाफत में गया है। क्योंकि वहाँ पे लोकसभा चुनावों में तो पार्टी के कैंडिडेट को लीड मिली है लेकिन 4 सीटें हरा दी गई हैं, एक पे तो जमानत तक जब्त हुई है। अब भाजपा ने फिर से पार्टी के अंदर विद्रोह भाजपा हाईकमान ने खुद तैयार कर लिया है। भाजपा कार्यकर्ता एक बार फिर से हाईकमान को सबक सिखाने का विचार कर रहा है कि इन 3 उपचुनावों में भी भाजपा हाईकमान को प्रदेश के नेतृत्व को एक बार सबक सिखाया जाए कि कार्यकर्ताओं की राय के बगैर स्थानीय नेताओं को इस तरह से अगर शहीदी करना है, तो फिर पार्टी में बने रहने की क्या ज़रूरत है? रमेश धवाला कह रहे हैं कि मैं अभी तक राजनीति में शहीद नहीं हुआ हूँ। मैं अभी भी मैदान में हूँ। वहीं लखविंदर सिंह राणा नालागढ़ से उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अपने समर्थकों के साथ राय-मशवरा किया जाएगा कि आगे क्या करना है। हमीरपुर सीट से जहाँ आशीष शर्मा को टिकट दिया गया है, जो आज़ाद थे वो बाद में भाजपा में शामिल हुए हैं। वहाँ पे विजयपाल स्वारू, पूर्व विधायक नरेंद्र ठाकुर, उन्होंने भी बगावती सुरों से अवगत करा दिया है कहीं न कहीं हाईकमान को। ये चुनाव एक बार फिर से भाजपा हाईकमान के निर्णयों की परीक्षा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में भी हाईकमान की तरफ से काफ़ी टिकटों में फेरबदल किया गया। उस समय भी कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं ने एक सबक सिखाया और कुछ सीटें हारी और सत्ता में आते-आते भाजपा रह गई। क्लोज़ मार्जिन से भी कुछ सीटें हारी गई। लेकिन अभी 6 उपचुनावों का भी यही हाल रहा। अब 3 का भी लगभग सियासी पंडित यही कह रहे हैं कि भाजपा अपने लिए खड्डा खुद खोद रही है। उसको चाहिए था कि पिछले 6 उपचुनावों से सबक लेते हुए इस बार वर्कर की राय को पार्टी के पदाधिकारियों की राय को के ऊपर अमल करके कहीं न कहीं पार्टी के भीतर के ही चेहरों को टिकट देना चाहिए। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रेम कौशल जी हैं, प्रेम कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के, संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के, उदयवीर पठानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। उदयवीर जी, फिर से बगावत सुलगती हुई भाजपा के अंदर देखने को मिल रही है क्योंकि भाजपा ने टिकट भी अनाउंस कर दिए हैं। अभी 2 दिन के अंदर-अंदर नॉमिनेशन भी सबके दाखिल हो जाएँगे। तो कार्यकर्ता फिर से निराश है, हताश है। और क्या आपको लगता है कि जैसे पिछले उपचुनाव हुए हैं, ऐसे ही रिजल्ट रहने वाले हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर मैं अभी की बात करूँ तो मैं देहरा में बैठा हूँ और यहाँ पर जो माहौल है वो ठीक उसी तरह से गरमाया हुआ है और मतलब अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पर कांग्रेस की एक मीटिंग भी चली हुई है इसी प्रीमिसेस में। तो बाहर कुछ लोग मिले मेरे को, उनका यही कहना था कि एक तो होशियार सिंह ने गलत किया रिज़ाइन देकर। अब बात आती है उसी कैंडिडेट के ऊपर जो यहाँ पर अब बीजेपी का कैंडिडेट है और उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। अब जो लोग होशियार सिंह के साथ चला करते थे, उन्होंने खुद छाती ठोक कर कहा कि हम होशियार सिंह के समर्थक रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं, वो उनका ये स्टेप सही नहीं था। अगर वो एक कार्यकाल बतौर आज़ाद जीत सकते थे, तो अब दूसरे इसमें उनको ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि उन्हें इसी तरीके से एक तरह से इस्तीफ़ा देने की नौबत आ गई और हमारे काम कौन करेगा? और अगर मैं देहरा की ही बात करूँ तो देहरा में सबसे बड़ा यही एक सवाल उठता है कि देहरा एक बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड, पॉलिटिकली इग्नोर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिवली इग्नोर्ड जो विधानसभा क्षेत्र है, इसे माना जा सकता है। तो बातों में यही बात निकल कर सामने आई कि जो बीजेपी का कैडर है, वो होशियार सिंह को अभी उस तरह से नहीं पचा पा रहा है बीइंग ए बीजेपी कैंडिडेट, जिस तरह से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में यहाँ देहरा की जनता ने उन्हें अपनाया था। तो अब बात वही आ गई कि एक तरफ जो सामान्य कैडर था वो जिताता था, जो होशियार सिंह का अपना कैडर था वो जिताता था। अब बीजेपी का कैडर वैसे ही नाराज़ है। तो बात आपकी बिल्कुल सही है
कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहीं पर हालात जो हैं वो अभी तक हाल-फिलहाल ऐसे हैं कि बीजेपी के लिए ये एक सुखद संकेत नहीं माना जा सकता। डॉक्टर साहब। जी, लेकिन देखिए ये तीनों सीटें ऐसी सीटें रही हैं, पिछले चुनावों को हम देखें तो यहाँ पे भाजपा क्योंकि निर्दलीय खड़े हो गए, जो भाजपा के ही साथ के लोग थे, तीनों जगह निर्दलीय खड़े हो गए। पहले उन्होंने ट्राई किया कि हमें टिकट मिले भाजपा से, लेकिन भाजपा से टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय खड़े हो गए और भाजपा तीसरे नंबर पे आई। वोट भाजपा का कहीं न कहीं निर्दलियों ने खाया पिछले चुनाव में। कांग्रेस नंबर 2 पे रही और देरा में तो कुछ मतों से ही कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई है। तो बिल्कुल, ये अगर भाजपा का रुख अगर इस तरह का रहा भाजपा कार्यकर्ता का और नेताओं का, अभी देरा में हैं आप, देरा में ही जो टिकट को लेके विवेक पठानिया हैं, 40 साल से भाजपा से जुड़े हैं, पदाधिकारी भी हैं प्रदेश स्तर के और एक उनके साथ ही थे महेंद्र चौहान जिला के उपाध्यक्ष। उन्होंने इस टिकट पे हाईकमान के फैसले का विरोध किया और उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। फिर उन्होंने एक विवेक पठानिया जी ने एक लेटर वायरल किया जिसमें पिछले चुनावों में 2022 में नवंबर में जब होशियार सिंह ने पार्टी की सदस्यता ली थी उससे पहले और फिर जब निर्दलीय चुनाव लड़ा, उनको भी 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया और विवेक पठानिया का कहना है कि यहाँ पे सजा तो दी जा रही है भाजपा में कार्यकर्ताओं को, लेकिन पूछा नहीं जा रहा और वो इस चुनाव के बाद जंतर-मंतर जाके धरने पे बैठेंगे, यहाँ तक की नौबत आ गई है देरा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही हालात हाल-फिलहाल देरा में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी हाईकमांड जिस तरह से फैसले ले चुका है, 6 उपचुनावों में जब उन्होंने अपनी हेकड़ी कीजिए क्योंकि ये हेकड़ी शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यही शब्द जो है, वो भाजपा का आम कार्यकर्ता इस्तेमाल करता हुआ नज़र आ रहा है कि ये अंग्रेज़ों की तरह जो एक माई-बाप बनाने वाली एक परंपरा थी या एक तरह का रिवाज था, तो हाईकमांड अब हाईकमांड की बजाय लीडरशिप दिखाने की बजाय एक खुद को गॉडफादर और माई बाप बनाने की जो जबरन माई बाप की तरह खुद को थोपने की बातें कर रहा है, तो उसको ये लोग पचा नहीं पा रहे। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से विवेक पठानिया का ज़िक्र किया, दूसरे महेंद्र का आपने ज़िक्र किया, तो कमोवेश ऐसी ही जो मनोस्थिति है सियासत में, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की है। और भाजपा एक तरह से वही चीज़ आ गई कि अपना एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस कह लीजिए या फिर एक भविष्य के लिए जो कि लोग भरोसा कर सकें भाजपा में आने के लिए, उस रणनीति के तहत वो तो काम कर रही है। लेकिन जिस कैडर के दम पर ये चीज़ें करने की कोशिश भाजपा करने की सोच रही है, वही कैडर अब बिल्कुल सुस्त अवस्था में यहाँ पर नज़र आ रहा है। चुस्ती दिखा रहे हैं तो सिर्फ नेता। अब देखिए रमेश चंद्रवाला ने यहाँ पे कह दिया कि अगर कुछ शर्तों पे बात हो जाती है तो मैं फिर कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर दूसरा पहलू आ जाता है कि एक कांग्रेस का वर्ग ऐसा है जिसने यहाँ पर ये हाइप क्रिएट करी हुई है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ससुराल है और क्यों ना उनकी जो धर्मपत्नी है उन्हें यहाँ से चुनाव में उतारा जाए। तो ले देकर बात वही आ जा रही है कि वहाँ पर पर्सनल मोटिव्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अगर आस-पास के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो वहाँ पर जैसे जसवंत ठाकुर है, वहाँ पर विक्रम ठाकुर हैं, जो वहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं, वो हार भी गए। तो एक तरह से जिस तरह से भाजपा अपने कैडर से द हाईकमांड जो है अपने कैडर से दूरियां बना रहा है, तो यहाँ पर एक स्वहित की राजनीति को देखते हुए कि मुख्यमंत्री की गुड बुक्स में रहें, मुख्यमंत्री की नज़रों में रहें, इसके लिए कांग्रेस का भी एक धड़ा जो है, वो मुख्यमंत्री के करीबी होने के लिए कुछ भी किसी भी तरह की सियासत करने पर उतारू है। और अब यही एक फैक्टर ऐसा बचता है, जहाँ पर ये लगता है कि हो ना हो कहीं ऐसी चीज़ हुई तो कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है और फ़ायदेमंद नहीं हुई तो नुकसानदायक अगर साबित हुई तो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर ये नुकसानदायक साबित हो सकती है। मान लीजिए कि अगर यहाँ से कमलेश कुमारी चुनाव लड़ती हैं और नतीजे जो नहीं, हैं वो वो फ़ेवरेबल उदय जी मुख्यमंत्री साफ इनकार कर चुके हैं परसों शिमला में, लेकिन बिल्कुल इन अटकलों यहाँ पे विराम लगा चुके हैं और कैंडिडेट इनके तय हैं। अनऑफिशियली उनको बता दिए गए और वो फील्ड में है इस समय और कल वही बात तक आ गई डॉक्टर साहब। घोषणा भी हो जाएगी। वही बात आ गई। इन्होंने जो अपनी जिससे धर्मशाला सीट की बात करूँ या कुछ और करूँ जो कि टारगेट थी कांग्रेस की वहाँ पर भी टिकट्स में डिले करी। अब कुछ देहरा जहाँ पे है वहाँ भी टिकट डिले हो रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो फिर इन लोगों को मैदान में आधिकारिक तौर पर उतरने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? क्यों जी, नहीं ये कहा जा रहा कि आप वहाँ पर लड़ें?
यही जो एक वैक्यूम क्रिएट कर हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, ये कहीं न कहीं एक ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है, वो बीजेपी के लिए भी माना जा सकता है। डॉक्टर साहब। जी, जी, उदयवीर जी, रमेश धवाला की आपको लगता नहीं कि ये डिमांड बड़ी अटपटी सी है कि अगर बिल्कुल। देरा को जिला बना दिया जाए और सर्किल ऑफिस वहाँ पे चीफ इंजीनियर बिठा दिए जाएँ, एसपी बिठा दिए जाएँ। मुझे बिल्कुल। मुझे लगता है, मुझे जो लग रहा है कि जी। धवाला कहीं न कहीं निर्दलीय खड़े नहीं होंगे इस चुनाव में। वो पार्टी के साथ रहकर किश्ती ज़रूर डुबो देंगे होशियार सिंह जी की। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं, जी, क्योंकि डॉक्टर उन्होंने साहब। अटपट शर्त रखी है कांग्रेस के आगे। बिल्कुल। और अगर वही कहें कि धवाला जैसे सीज़न्ड लीडर जो रहे हैं और ग्रास रूट के लीडर रहे हैं, वो अगर ऐसी बातें कर रहे हैं और भाजपा को भी देखिए, यहाँ पर विपिन परमार जा रहे हैं, बाकी जो प्रभारी हैं, राकेश जम्वाल हैं, वो उनके पास जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो सियासत में जो ये नेता हैं, ये एक-दूसरे की आँखों में भी धूल झोंकते हैं, जिस तरह से आम आदमी की आँखों में धूल झोंकने की आदत इन लोगों को होती है, उसी तरह की जो हरकतें हैं, वो यहाँ पर हो रही हैं। और बिल्कुल सही फरमाया आपने कि धवाला साहब की जो माँग है, वो बिल्कुल ही एक तरह से ये कहा जाए कि जायज़-नाजायज़ तो छोड़िए, व्यावहारिक नहीं है कि ऑन द स्पॉट कुछ ऐसा हो जाए, तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पर पता लग जाता है कि आम आदमी का वज़न कितना है। नेता लोग हमेशा अपने वज़न को ज़्यादा रखने के लिए दूसरों को हल्का करने की साबितें जो कवायदे हैं, वो करते रहे हैं। डॉक्टर साहब। जी, संजय जी जुड़े हैं हमारे साथ। संजय जी, सबक आपका वर्कर, आपका काडर आपको सिखा रहा है, लेकिन बाज नहीं आ रहा आपका हाईकमान। आपका प्रदेश का नेतृत्व पता नहीं किस खुमार में है। ये खुमारी कब उतरेगी, उसकी तब उतरेगी जब आप ज़मानतें जब्त करवाने की नौबत भाजपा को आ गई। लाहौल-स्पीति में आपने ज़मानत जब्त कराई है और भारी मार्जिन से बाकी सीटें भी आपने चाहे वो गगरेट की है, चाहे कुटलैड़ की हारी हैं। देखिए, वर्कर ने 1 वोट तो लोकसभा में दे दिया आपको कि वहाँ पे चलो सुनवाई वर्कर की हुई। लेकिन उपचुनावों में आपने बाहर के नेताओं को लाकर जो उनकी गोदी में बिठा दिया, वो उनको कहीं भी मंजूर नहीं है। और यही अभी से जो बगावत आपने टिकट दिए हैं, रोज़ देखो कोई ना कोई बयानबाज़ी, कोई ना कोई नुक्कड़ मीटिंग, कोई ना कोई बंद दरवाजे में मीटिंग चल रही है आपके नेताओं की। तो ये फिर से चुनौती है, 30 चुनावों में आप कैसे अपने वर्कर को दोबारा जोड़ोगे, क्योंकि वर्कर तैयार हो चुका है कि हमने हाईकमान को सबक सिखाना है। जी, संजय जी। डॉक्टर साहब, देखिए, राजनीति का एक तकाजा रहता है और उसमें सबसे बड़ी जो अहमियत रहती है वो रहती है सिद्धांत की। जब कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों ने कांग्रेस नहीं, सिद्धांत तो आपकी के पार्टी में दिख ही नहीं रहे हैं अब, दिख ही नहीं रहे हैं कहीं पे। कांग्रेस आपके पार्टी के बड़े-बड़े वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि सिद्धांत तो छोड़ दिए भाजपा ने। कांग्रेस बिल्कुल, पार्टी के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के भीतर जब छोड़िए पार्टी के आदेशों के पृष्ठभूमि को विपरीत छोड़िए, जाकर के पृष्ठभूमि को मुझे छोड़िए आप। मुझे 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 मेरी आप मेरे ताज़ा सवाल का जवाब दीजिए। मुझे मुझे मेरी जिस तरह तो से पृष्ठभूमि मैं मत कहना बनाइए चाह रहा आप। हूँ, मेरे शब्दों में मेरी भूमिका को काटने का प्रयास न करें। जहां पे चर्चा चली है कि सिद्धांत पार्टी के भीतर जब 6 विधायकों ने कांग्रेस के विधायकों ने जब कांग्रेस से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने की अपनी इच्छा जाहिर की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सदस्यता से भी और कांग्रेस पार्टी विधायक पद से भी उनको निष्कासित किया जा चुका था, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ज्वाइनिंग दी, उनकी अनकंडीशनल ज्वाइनिंग थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक रूप पे ये माना कि जो विधायक थे उन्होंने अपने पदों का त्याग किया है, इसलिए उनका पहला हक बनता है कि उनको वहां पे चुनाव लड़वाया जाए। उसी तरह निर्दलीय विधायक उसी तरह से निर्दलीय की क्या विधायक जो मजबूरी थे थी? उन्होंने भी सैद्धांतिक उन्होंने भी कहीं वो सरकार के कार्यों से आहत थे, क्योंकि सरकार के भीतर सरकार के एसोसिएट सदस्य बनने के बावजूद उनकी बात को नहीं सुना जा रहा था। इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया कि जिन विधायकों ने अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर के त्याग पत्र देकर के सदस्यता ग्रहण करी है, ठीक है, उनका भी हक बनता है। निश्चित तौर पे कार्यकर्ता का आहत होना ये स्वाभाविक है, ये किसी भी दल में, ये घर के भीतर भी होता है। कहीं ना कहीं कुछ निर्णय होते हैं, चाहे पिता के निर्णय हो, चाहे पुत्र के निर्णय हो, चाहे परिवार के किसी सदस्य के निर्णय हो, तो आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति जो है वो उसके साथ उसी समय सहमत हो जाए, खड़ा हो जाए। लेकिन कुछ तर्क करने के बाद कहीं ना कहीं उस चीज को जो है वो पटरी पे लाया जाता है।
उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक तौर पे विश्व का सबसे बड़ा परिवार है, सबसे बड़ी पार्टी है। और स्वाभाविक है कि यहाँ पे भी जो कार्यकर्ता है, जिसने पार्टी के लालन पालन से लेकर के उसको बढ़ाने तक, उसको आगे पहुंचाने तक बहुत बड़ा योगदान कार्यकर्ता का रहता है। कार्यकर्ता के बिना जो है वो पार्टी का कोई स्थान ही नहीं है, अहम ही नहीं है। इसलिए पार्टी के अंदर कार्यकर्ता की भावना जो है वो निश्चित तौर पे एक मायने रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ मजबूरियां समय के अनुसार कभी आ जाती हैं, तो उनमें ठीक है, हमारे ये अपने कार्यकर्ता है, हमारे नेता फील्ड में जुटे हैं। हम के भीतर जिन 3 लोगों को हमने चुनाव के भीतर उनको उम्मीदवार बनाया है, उनको जिताने का जिम्मा पार्टी के कार्यकर्ता का, पार्टी के हर एक नेता का है। और सामूहिक रूप में जहां भी कहीं कोई कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाएगा और हम पार्टी के कैडर को साथ चलाने में कामयाब होंगे और 3 के 3 उपचुनाव हम जीतेंगे। क्योंकि जब पिछला लोकसभा का चुनाव चला था तो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता थी अपनी सरकार को बचाने की, और उन्होंने उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन हमारी जिस काम के हम पिछले 1.5 वर्ष से जो है लगभग हर कार्यकर्ता फील्ड के अंदर था, हमारा टारगेट जो था वो लोकसभा का चुनाव था और उसके अंदर हमने प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो जीत हासिल करी है। और निश्चित तौर पे ये उपचुनाव जो है ये आमने सामने का उपचुनाव होगा और इसके भीतर भी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता से 3 की 3 सीट को जीत करके पार्टी की झोली में डालेगी और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कैडर को भी साथ चलाने में हम कामयाबी हासिल करेंगे। जी संजय जी, मेरा सवाल ये है, निर्दलियों को आखिर क्या जरूरी था? आपके नेताओं ने उनको क्या जादू कर दिया कि उनको रिजाइन करना पड़ गया? और दूसरा, आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की और सरकार की कार्यशैली से नाराज थे, तो अब भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ही हैं और सरकार भी कांग्रेस की है और आगे 3.5 साल भी रहेगी, क्योंकि अब सरकार स्थिर होने की कोई संभावना लग नहीं रही है, क्योंकि बहुमत उन्होंने फिर से जुटा लिया है। और ये 3 सीटों में भी जिस तरह से आपने अपने कैडर को नाराज किया है, तो निर्णय आपकी फेवर में बहुत अच्छे जाते हुए दिख नहीं रहे हैं। वो उनको क्या मजबूरी थी? आपका वर्कर नकार रहा है, आपका पदाधिकारी नकार रहे हैं इन लोगों को, कैसे आप क्या मुंह लेके जाएंगे? आपके नेता मना रहे हैं जाके, लेकिन मान कोई नहीं रहा है। आजकल ऑपरेशन चला हुआ है, रात को घरों में जाया जा रहा है, मिला जा रहा है, आपके नेता प्रदेश के बड़े बड़े सबके घरों में जा रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। ये हालत आ गई है भाजपा की। नहीं, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निर्दलीय विधायक जो है वो मूल रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं। KL ठाकुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। तो आशीष शर्मा जो है उनका भी रुझान जो है वो शुरू से ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्राथमिकता में है। होशियार सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में भी कारण बने, लेकिन उनको जो है वो चुनाव के अंदर, क्योंकि पार्टी का भीतरी सर्वे जो होता है उसके अनुसार जो है वो कहीं ना कहीं वो नहीं टिके होंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को टिकट दिया। लेकिन अब जब सैद्धांतिक रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो निश्चित तौर पे जो है वो कुछ कार्यकर्ताओं का जिनकी इच्छा रहती है, आखिरकार राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल में ज्यादातर लोग जब जड़ते हैं तो उनकी अपनी इच्छाएं भी रहती हैं। स्वाभाविक है कि हर कार्यकर्ता की इच्छा को जो है वो उसी की इच्छा के अनुसार सम्मान नहीं दिया जा सकता, वहां पे भी कहीं ना कहीं एक लकीर होती है और उस लकीर से आगे जा सकता है। निश्चित तौर पे हम अपने कैडर को, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे नेता जा रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? क्या कांग्रेस के नेता नहीं जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी भी आज तक जो है, भारतीय जनता पार्टी ने तो जिस दिन चुनाव घोषित हुआ है उसके 2 रोज बाद जो है वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज तक जो है वो अपने उम्मीदवारों को घोषित नहीं कर पा रही है। अब वो भी आ जाएंगे। संजय जी, सवाल ये है कि आपने कहा KL ठाकुर भी भाजपा के थे, तब क्या 2022 में वो अचानक नकारा साबित हो गए और उन्होंने बड़े अच्छे मार्जिन से, सुनिए मेरी बात, हर पार्टी का अपना तरीका है, हर पार्टी का अपना नहीं, आपकी पार्टी का तरीका आपके ही बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को आगे लाया जाता है, कुछ को पीछे हटाया जाता है, क्योंकि राजनीति में एक ही व्यक्ति का अधिकार जो है वो एक ही पद के ऊपर नहीं रहता है हमेशा। संजय जी, आपकी पार्टी में जो प्रयोग हो रहे हैं, आपका वर्कर उनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, आपका नेतृत्व भी पसंद नहीं कर रहा है।
ठीक है, इक्का दुक्का प्रदेश के नेता होंगे और दिल्ली में बैठे हुए नेता होंगे जिनको ये अच्छा लग रहा हो जो जाल बुन रहे हैं ये, लेकिन आपका वर्कर इसमें फंस कर रह गया है और वो जाल को काट के बाहर आ जाएगा और इन चुनावों में फिर से दिख जाएगा। ठीक है, केएल ठाकुर आपके जिलाध्यक्ष रहे, नहीं तब नकारा थे, होशियार सिंह ठाकुर को आपने सदस्यता दी, आपके तब के मुख्यमंत्री आज के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने पूरा जोर लगाया उनको टिकट दिलाने का, लेकिन क्यों नहीं दिला पाए, और तब उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया। आज जो पर्चा चल रहा है सोशल मीडिया पे हर जगह कि 6 साल के लिए वो निष्कासित हैं, तो 6 साल तो हुए नहीं, अभी उनको निकाले हुए पौने 2 साल ही हुए। उनको ले लिया। आशीष शर्मा ने प्रयास किया, कांग्रेस में भी किया, इधर भी किया, दोनों जगह उनको नहीं टिकट मिला। क्या अब अचानक ये नेता इतने मतलब प्रिय हो गए हैं कि आपको अपने वर्कर की ही परवाह नहीं है? ऐसा क्या कारण है? मैंने पहले भी कहा कि मूल्य जो है वो सिद्धांत का, पार्टी के सिद्धांत तो है नहीं ना, जो सैद्धांतिक रूप पे जो पार्टी सैद्धांतिक रूप पे निर्णय लेती है, निश्चित तौर पे हर कार्यकर्ता के उसमें नहीं वो समझ सकता है, लेकिन जब सैद्धांतिक रूप में अगर कोई छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके, बहुत आसान नहीं होता है, आपको चुने हुए प्रतिनिधि को पद छोड़ना कोई आसान नहीं होता है। एक इतना बड़ा जो है वो उन्होंने अपने जीवन का ये फैसला लिया होगा, तो निश्चित तौर पे कोई जीत सामने देख करके ही नहीं लेता है। कुछ जीत और हार जो है कुछ मुद्दों के ऊपर, कुछ विषयों के ऊपर जीत और हार को किनारे रख करके एक सैद्धांतिक निर्णय होता है, और उस निर्णय का सम्मान करना वो पार्टी के नेताओं का भी फर्ज बनता था, और हमने वो चीज करी है। निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं अगर कहीं आहत हुई हैं, उसमें लगा है, पार्टी नेतृत्व लगा है। अब आप कांग्रेस पार्टी का भी देखिए, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश नेतृत्व तो नहीं चाहता था कि आनंद शर्मा कांगड़ा से आकर के चुनाव लड़े, लेकिन आनंद शर्मा भाजपा से तो नहीं आए, आनंद शर्मा भाजपा से तो नहीं आए, आनंद शर्मा भाजपा से तो नहीं आए थे। अगर उस पृष्ठभूमि में चले जाएं तो कहीं ना कहीं उनका भी जनसंघ के साथ नाता जो है उनका भी रहा हुआ है। अगर उस पृष्ठभूमि में चला जाए तो वो कहीं ना कहीं आते हैं। सुनिए, आपकी पार्टी ठीक वैसे निर्णय ले रही है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी और थोप दिए जाते थे हिंदुस्तानियों के ऊपर, वो ही हाल हो गया आपका। चलिए कौशल जी को बोलने का मौका देते, समय बहुत हो गया। कौशल जी, आपकी पार्टी पीछे कह रहे हैं कि टिकट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं उदयवीर जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि जैसे आपने धर्मशाला वगैरह का टिकट लेट किया था, ऐसा करके कहीं आप कोई मतलब जीत से पीछे ना हट जाए, ऐसी स्थिति तो नहीं आ रही कहीं पे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता जीत से पीछे हटने का। ये जो 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, तीनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी अच्छे बहुमत से जीतने जा रही है। ये मैं पहली बात ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। टिकटों का जहां तक प्रश्न है, मुझे लग रहा है शाम तक हमारे सूची जो है वो तीनों विधानसभा क्षेत्रों की ऑफिशियली जो है वो जारी हो जाएगी। और संजय भाई, मैं आपको बधाई देता हूँ कि इतने बुरे हालात में भी जब भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से भयंकर तरीके से घिरी हुई है, आप पार्टी का बचाव कर रहे हैं, है ना? तो मैं इसके लिए आपको मुबारक देता हूँ। और हालांकि आप भी भारतीय जनता पार्टी की जो ये दल बदलुओं को लेकर चुनाव लड़ाने की राजनीति है, इसका शिकार आप भी हैं, इस चीज को मैं भी जानता हूँ। लेकिन इसके बावजूद आपको जो जख्म मिले हैं, उसके बावजूद आप पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं शाबाशी भी दूंगा आपको और बधाई भी दूंगा। संजय जी कह रहे थे कि सिद्धांत की बात इन्होंने की कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत की राजनीति करती है, और सैद्धांतिक तौर पर जब इन लोगों ने भाजपा ज्वाइन की तो इनको टिकट देने की बात हुई थी। बाकी पृष्ठभूमि में नहीं मैं जाऊंगा, राज्यसभा में हुआ, कांग्रेस से तंग होके गए, क्या करके गए, वो सब जान चुके हैं इस चीज को। अगर भारतीय जनता पार्टी के जी इन दावों में और इस प्रचार में अगर कोई धार होती, कोई दम होता, तो उपचुनावों में हम 6 में से 4 सीटें नहीं जीतते। 2 जो हम हारे हैं उसके पीछे भी थोड़ी सी हमारी अपनी कमजोरी रही है, वरना ये 6-0 होता। तो उस पृष्ठभूमि में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन सिद्धांत की बात संजय आप कर रहे थे, आपकी पार्टी में तो सिद्धांत अब रहे ही नहीं। वो तो गुजरे जमाने की बात हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सिद्धांत की राजनीति करते थे।
वो नेता ही नहीं रहे अब भारतीय जनता पार्टी में जो सिद्धांतिक होने का दावा कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अब एक राजनीति रह गई है, वो राजनीति किसी न किसी तरीके से सत्ता में बने रहना, सत्ता हासिल करना। और हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, चाहे वो पिछले 6 उपचुनाव हुए, चाहे अब ये 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं, और इसके साथ ही जोड़कर आप पिछले जो विधानसभा के चुनाव, जनरल इलेक्शंस हुए हैं, या उससे पहले जो उपचुनाव हुए हैं, इन सारे चुनावों को अगर आप इनका आंकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो पूरी तरह से नाकाम हुआ है, असफल हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तौर पर हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरी तरह से फेल हुई है, असफल हुई है। और इसके पीछे जो हिमाचल में जो घटित हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। हिमाचल भारतीय जनता पार्टी में जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में कहीं न कहीं पर्दे के पीछे जगत प्रकाश नड्डा जो है, वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और हिमाचल के नेता जो हैं, वो मात्र एक मोहरे के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। इसकी सारी पृष्ठभूमि के पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक कला है, नेतृत्व का संघर्ष है, वो इसकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं है। मैंने पिछली डिबेट में भी आपकी एक चीज कही थी कि हिमाचल भाजपा में 3 नेता लगभग एक कद के जो हैं, वो इस वक्त हैं, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर। तो ये आने वाले समय के लिए राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करने का जो एक प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा के चलते भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क करने का काम जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। ये जो चुनाव हैं, अभी तो टिकटों की घोषणा हुई है। देखिए, ये बड़े विचित्र स्थिति में चुनाव हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्प्लिट हो गया, चले गए, ऐसा तो हुआ है। लेकिन निर्दलीय विधायकों ने, वो जनता के विधायक थे, भाजपा भी हारी, कांग्रेस भी हारी, निर्दलीय जीते, तो जनता के विधायकों ने भाजपा का विधायक बनने के लिए विधायकी अपनी छोड़ी। ये बड़ा आश्चर्यजनक है, बहुत आश्चर्यजनक भी है। और मैं समझता हूं कि इन लोगों ने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, और बहाना ये कि हमारे काम जो है वो मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं कर रही। निर्दलीय जो है, उनको तो चुनी हुई जो भी सरकार हो, उसके साथ समन्वय स्थापित करके, तालमेल स्थापित करके अपने जो चुनाव क्षेत्र हैं, उनके वहां के काम करने चाहिए। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं शुरू से ही, इनकी जो रुचि थी, वो अपने विधानसभा क्षेत्र के काम करने से ज्यादा राजनीति करने की रुचि थी, और इस राजनीति का शिकार हुए। तो निर्दलीय विधायक अगर ये आज भी विधायक होते, क्या दिक्कत थी? एसोसिएट विधायक बन जाते भारतीय जनता पार्टी के। तो ये इन्होंने जो त्याग पत्र दिए हैं, यही एक बहुत बड़ा मुद्दा इन विधानसभा चुनावों में इनके खिलाफ है। ये जो होशियार सिंह की होशियारी है, महंगी पड़ेगी उनको। ये जो आशीष शर्मा ने, अभी राजनीति में तो जन्म ही हुआ था उनका, पहली बार विधायक बने थे, लोगों ने बहुत विश्वास व्यक्त किया था। लेकिन आप देखेंगे इस चुनाव में उनकी हालत जो है वो खराब होने वाली है, क्योंकि कोई उनके इन निर्दलीय विधायकों के पास ये चुनाव लड़ क्यों रहे हैं, चुनाव हो क्यों रहे हैं, इस चीज का कोई जवाब ही नहीं है। इस चीज का इनके पास कोई उत्तर ही नहीं है, ये कन्विंस ही नहीं कर पाएंगे लोगों को। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इन चुनावों में रहेगा। सरकार हमारी 36 अब हमारे विधायक हैं, और 36 के आंकड़े के साथ पूरे बचा हुआ कार्यकाल सरकार जो है इस आंकड़े के साथ भी पूरा करेगी। तो जो लोग अब ये कहते थे कि सरकार और मुख्यमंत्री हमारे काम नहीं कर रहे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर चुनाव जीतकर किस तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों के काम कराएंगे, ये भी लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये किसी भी सूरत में चुनाव अब जीतने नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक चीज इन चुनावों से जरूर हुई है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है, उसके कई टुकड़े जो हैं वो होने जा रहे हैं आने वाले समय में। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो ये द्वंद है, अंतर कला है, ये आने वाले समय में बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार करेगी। और आने वाले समय के लिए भारतीय जनता पार्टी की हालत हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, संजय जी जरूर कह रहे थे, सिद्धांत की बात कर रहे थे, लेकिन सारे सिद्धांतों को एक तरफ रख के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सत्ता की लालसा की राजनीति की है। और इनका जो गणित है, इनका जो मैथमेटिक्स है, इनकी जो रणनीति है, इस दिशा में पूरी तरह से असफल हुई है, फेल हुई है। भारतीय जनता पार्टी में आज के समय में कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है। कार्यकर्ता की भावना क्या है, कार्यकर्ता चाहता क्या है, कार्यकर्ता की इच्छाएं क्या हैं, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज कार्यकर्ता की भावनाओं को
कुचला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अंदर, और संजय भी, मेरे छोटे भाई संजय भी उसका शिकार है। और ऐसे बहुत से नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मैं तो देखता हूँ कि हर डिबेट में संजय जी जो है वो पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं, चाहे गलत हैं फिर भी बचाव करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को अधिमान देने की बजाय आज बाहर से लाए हुए लोगों को पार्टी चुनावों में टिकट भी दे रही है, दूसरे ओहदे भी दे रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू। हम भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक अच्छा विपक्ष के तौर पर हिमाचल प्रदेश में काम करे, लेकिन ये तो ना विपक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं और सत्ता तो इनसे अब कोसों दूर जा चुकी है। डॉक्टर साहब, भाजपा जो है वो अंतरकला का शिकार है और इन तीनों सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पराजित होगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने अच्छा काम किया है 15 महीने में। अब 1500 वाला रोना भारतीय जनता पार्टी वाले लोग रोते थे हर डिबेट में, हर जगह। वो 1500 रुपए की पेंशन भी 3 महीने का 45 रुपया सरकार ने जारी कर दिया, तो वो भी कहने के लिए कुछ नहीं है। हम जीतने जा रहे हैं। जी पठानिया जी, ये कहा जा रहा है कि नेतृत्व की लड़ाई है, तीनों एक कद काठी के नेता तैयार हो गए हैं भाजपा में और प्रयोग किए जा रहे हैं। प्रयोग ये किए जा रहे हैं, सरकार गिराने की कोशिश हुई कि पहले ही कुर्सी पे बैठ लिया जाए, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ और आगे दिख रहा है। और निर्दलीय का रिजाइन क्यों जनता पूछ रही है, ठीक है, रिजाइन क्यों और भाजपा में जाना क्या मजबूरी थी उनकी, क्योंकि भाजपा तो विपक्ष में है। ये सवाल तो चुनाव में खड़े होंगे ही होंगे और जाहिर है वर्कर इनका, ठीक है, जो सीधे चुनाव नहीं लड़ेगा कोई, लेकिन बगावत के बाद भीतरघात की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। और आपने देखा होगा, ये चाहे सुजानपुर में देखा आपने, चाहे गगरेट में देखा, चाहे कुटलैंड में देखा, और चाहे आपने कहीं और देखा, हर जगह भीतरघात उनको क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनकी मजबूरी थी कि जो निर्णय थोपे जा रहे हैं इनका जवाब दिया जाए समय पर। और एक अब इन 3 उपचुनावों में भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। जी पठानिया जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, भीतरघात वाली बात तो सही है और हैरानी की बात है कि जिस तरह से आपने कहा कि 3 लीडरशिप जो है वो हिमाचल की जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है उसमें डेवलप हो चुकी है, लेकिन इन 3 के साथ किसी एक लीडरशिप को खत्म किया गया। और वो लीडरशिप, जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा बयान किसने दिए कि सरकार 4 जून के बाद चली जाएगी। और जब ये चीज हाइप क्रिएट करवाई गई या की गई, अगर खुद उन नेताजी ने की है तो उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक चूक इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि जो साइलेंट किलर्स थे, जो दिल्ली दरबार में बैठे हुए थे, जिनका रोल सिर्फ इतना सा था कि जब भी ये पहले 6 गए फिर 3 गए, इनको पटके पहनाओ गले में और साइड पे हो जाओ, और वैसा ही हुआ। लेकिन फांसी का फंदा जो था, सियासत वाली जो फांसी होती है उसका जो फंदा था, वो प्रदेश में 2 नेताओं पर एटलीस्ट तो उनके गले में कस दिया गया। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि अनुराग ठाकुर जीते भी और केंद्र में कुछ बन भी नहीं पाए। तो ये शिकंजा जितना इन्होंने अपने कैडर की गले पे कसा था, उससे ज्यादा शिकंजा जो है अब भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है उसके गले पर किसी ने खुद कस लिया, किसी ने खुद अपने गले में फंदा डाल लिया और किसी ने दूसरे के गले में फंदा डाल के उसे फांसी के तख्ते पर खड़ा तो कर दिया है। लेकिन अभी भी एक कहीं ना कहीं एक जगह जो मैं मान सकता हूं कि बची हुई है कि अब सरकार को दोषी ठहराने की बजाय अगर ये बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं, अगर ये कहीं माफी मांग ले अपने कैडर से तो शायद बात बन जाए। लेकिन उसकी परिस्थितियां है नहीं, क्योंकि मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जो कैडर है वो अपने आप को भेड़ बकरी मानने के लिए अभी तैयार नहीं है। क्योंकि यही बात थी जो विचारों की बात थी, विचार परिवार की बात करती थी भाजपा। ना इस एपिसोड में जो अभी हाल ही में हुआ फरवरी के बाद, इसमें ना विचार दिखा ना परिवार दिखा। विचार बड़े नेताओं ने खत्म कर दिया और फिर उसको खत्म करने की जिम्मेदारी जो थी वो परिवार के ऊपर डाल दी कि आप इसको देखिए। अब आगे कह रहे हैं कि जिसकी वजह से आप लोगों की बलियां ली गई हैं उसी को आप अगर अभय दान देना चाहते हैं तो ये आप सोच लीजिए। तो ऐसे में ये जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब की जो सत्ता है, चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी है, ये दोनों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक तो दूसरे के कपड़े फाड़ चुके हैं। अब काम नहीं करते देवेश जी। नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं निष्पक्ष उदाहरण दे रहा हूँ सर, मैं निष्पक्ष उदाहरण दे रहा हूँ जी कि अगर आप ये अपनी छाती ठोंकते हो या पीटते हो, भाजपा के लिए छाती पीटने का वक्त है, आपके लिए छाती ठोकने का वक्त है, तो फर्क सिर्फ इतना सा है भाई साहब कि सुजानपुर में
हर कोई जानता है कि आपने एक कैंडिडेट भाजपा का चुराया तो कांग्रेस की भी कौन सी मानसिकता है? बीजेपी ने तो अपनी धज्जियां उड़ा के रख दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कपड़े उतारे सियासत में, पर एक लिमिट तय करके सारी चीजें नहीं नहीं, करी। वो उदयवीर जी, जो सुजानपुर में चलिए हुआ है, जी वो जी अगर जी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना जानती है तो कांग्रेस पार्टी भी राजनीतिक पार्टी है, राजनीति तो हमें भी विचारों आती की है। बात ना की वो जाए, तो फिर दैट इज विचारों की इट बात फॉर ना की जाए, ना फिर दैट इज इट बीजेपी फॉर विचार की बात करे ना कांग्रेस विचार की बात करे। जी चलिए। चलिए चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि 3 उपचुनाव खड़े हैं, भाजपा ने टिकट तय कर दिए। निर्दलीय विधायक जो भाजपा में शामिल हुए थे, राज्यसभा पोलिंग के बाद जो भाजपा के साथ चल रहे थे, उन्होंने रिजाइन दे दिए और अब फिर से चुनाव मैदान में भाजपा के टिकट पे। लेकिन कोई भी पार्टी काडर उनके को मानने को तैयार नहीं है। विरोध भयंकर तरीके से हो रहा है और भाजपा हाईकमान को फिर से सबक सिखाना चाह रहा है वर्कर। वर्कर हताश है और स्थानीय नेता भी हताश है, क्योंकि बाहर की जो एंट्रियाँ जिस पैमाने पे भाजपा के अंदर होनी शुरू हो गई हैं, विचार परिवार खत्म हो चुका है भाजपा के अंदर। आदर्शता राजनीति में आदर्श थे, सिद्धांत थे, उनकी बात भाजपा करती थी, लेकिन वो सब खत्म हो गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सीधे फैसले प्रदेश के चंद नेता और हाईकमान हिमाचल प्रदेश के वर्कर के ऊपर थोपता आ रहा है, लेकिन वर्कर अब उसको सहन नहीं करेगा। पिछले भी 6 उपचुनावों में भी वर्कर ने अपनी राय से बता दिया, अपने फैसले से अवगत करा दिया इनको कि नहीं, हम आपके थोपे हुए फैसले हम नहीं मानेंगे। और इसीलिए हर जगह विरोध है, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भयंकर विरोध है। रात के अंधेरे में भाजपा के बड़े नेता प्रदेश के जा रहे हैं, मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, पदाधिकारियों को, नेताओं को, स्थानीय नेताओं को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नेता कोई मान नहीं रहा है। तो जाहिर है कि बगावत भाजपा के अंदर है और भीतरघात चुनावों में दिखेगा। उसका लाभ कहीं न कहीं कांग्रेस लेने की कोशिश करेगी। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।